हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा दूसरा दिन है जेई और नीट के जितने भी 2026 के पीवाईक्यू हैं करने का। तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है जो कि 12th का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जो कि दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम पहले वीडियो में इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लॉ पे जितने भी पीवाईक्यू आए थे 2026 में उसको कर चुके हैं। आज के हमारे इस टॉपिक पे जितने भी 2026 में क्वेश्चन आए रहेंगे जेई और नीट के एस्थेटिक पीवाईक्यू उसको हम लोग करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम धीरज शर्मा है। मैं यहाँ पर आप सबको फिजिक्स ही नहीं बल्कि एनटीए के दिए हुए दुखों का निवारण भी करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर नीट री नीट 2026 का क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट फिलहाल वाला ही क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, टैकल करने की कोशिश करते हैं कैसे किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस इनसाइड ए कैविटी। मतलब यहाँ पर कोई एक चार्ज है जो किसी एक कैविटी के अंदर रखा गया है। ये मतलब कोई कंडक्टर है, उसके अंदर एक कैविटी है, मतलब पूरा खाली है, उतना काट के निकाल दिया तो उसी को बोला जाता है कैविटी बोला जाता है। और उसके अंदर एक चार्ज रखा गया है और उस चार्ज की वैल्यू है कैपिटल क्यू। अब यहाँ पर दिया गया 3 पॉइंट है ए बी सी, 3 पॉइंट दिया गया है और सब पे यहाँ पर ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तुम्हारा ई सी है। और यहाँ पर हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और यहाँ पर ये दिया है कि तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है और बी और सी तुम्हारा इस सॉलिड स्फीयर से सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं। अब सवाल देखने में काफी डरावना लगेगा, है ना। अब काफी डरावना लगेगा, देखते हैं टैकल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि कभी भी अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, अगर उसके ऊपर तुम्हारा चार्ज क्यू है इस पूरे सरफेस पे, अगर हम लोग कोई भी चार्ज देते हैं तो रिडिस्ट्रीब्यूट होकर के कहाँ पर आ जाता है, सरफेस पे कूद के चला आ जाता है। तो अगर इसकी वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है वो अंदर की तरफ तुम्हारा होता है, हर जगह जीरो होता है। अंदर की जगह हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन वहीं सेंटर से अगर आर दूरी पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो वो तुम्हारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड, वो होता है तुम्हारा के क्यू अपॉन में जो दूरी है उसका स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज आने वाला है। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को करना। देखो यहाँ पर दिया गया है एक चार्ज है कैपिटल क्यू है। अब पूछा कि ए पे तुम्हारा बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नॉन जीरो है कि जीरो, मतलब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ए का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, ए पे क्या होगा वैल्यू नहीं निकालना हमें बस देखना कि जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा। तो देखो जीरो कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलते हैं, अगर कोई भी तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, कोई भी गॉसियन सरफेस अगर इसके अंदर कोई चार्ज क्यू इनसाइड है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स इसके बराबर होगा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और यही फ्लक्स इसके बराबर होता है तुम्हारा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए के बराबर होता है, बराबर क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमें याद रखना है, इसी का हम लोग यूज करते हैं। ध्यान से समझना, अगर हम लोग एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाए ए से पास करते हुए, ए को पास करते हुए तुम्हारा अगर गॉसियन सरफेस बनाए तो ध्यान से देखो ये वाला अगर कुछ भी रेडियस रहा हमारा तो रेडियस रहेगा, मान लेते हैं कुछ देर खातिर स्मॉल आर है, ठीक। अगर ये स्मॉल आर है तो हम लोग फ्लक्स लगा गॉस लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर फ्लक्स इसके बराबर होगा, फ्लक्स बराबर होगा क्यू इनसाइड कितना तुम्हारा क्यू है और यहाँ पर दूरी कितना है, यहाँ पर अपॉन में होगा कितना एप्सिलॉन नॉट होगा। और फ्लक्स इसके बराबर होता है यहाँ पर होगा ई डॉट ए के बराबर होगा। वैसे तुम्हारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता तो डी ए का इंटीग्रेशन ए आ जाता है, तो यहाँ से ए आ जाएगा निकल करके ई डॉट ए आ जाएगा, यहाँ से क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। अच्छा इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, एरिया जाकर के डिवाइड होगा और एंगल तुम्हारा दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा निकल के आएगा वो क्यू तो तुम्हारा अंदर ही है और एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू फिक्स होती है, यहाँ पर दिया होगा नहीं दिया है, हालांकि यूज भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से ई एट ए पॉइंट जो आएगा
वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। क्यों जीरो नहीं आएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर एरिया, इसका कुछ ना कुछ रेडियस है तो एरिया भी जरूर आएगा। चार्ज है तो चार्ज है तो तुम्हारा यहाँ पर क्यू की वैल्यू भी आई है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता ही होता है, तो उसकी वैल्यू, ई की वैल्यू ए पॉइंट पे कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब दो ऑप्शन कौन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, बी वाला और डी वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचता है तुम्हारा ए वाला और कौन सा बचता है, सी वाला बचता है। अब निकालने की कोशिश करते हैं, देखो समझना थोड़ा सा। अब क्या होगा, यहां पर ये प्लस चार्ज क्यू है। अब क्या करेगा, कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर ही अंदर एक चार्ज इंड्यूस कर देगा, वो भी प्लस है तो कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा, माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा। अब माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा, ये पूरा जो सरफेस पे चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, माइनस क्यू रहेगा। ध्यान समझना, ये माइनस क्यू पूरे सरफेस पे तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहीं तुम्हारा ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहां पर माइनस क्यू आया है तो यहाँ पर आउटर सरफेस के लिए तुम्हारा कितना आना चाहिए, प्लस क्यू आना चाहिए। लेकिन मैं पहले ही बताया हूं कि यहाँ पर कोई भी चार्ज आ नहीं सकता, वो कूद करके आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज तुम्हारा कहाँ पर कूद करके चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर आ गया भाई। इस पूरे सरफेस पे जो तुम्हारा चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू है। अब समझना थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा पूरा किस तरीके से डिटेक्ट करे, यहाँ पर होल चार्ज तुम्हारा जीरो हो गया और ये तुम्हारा होल क्या नाम है, सॉलिड कंडक्टिंग के तरीके से बिहेव करेगा। और उसके ऊपर चार्ज कितना क्यू है। अभी को बताओ कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर उसके ऊपर चार्ज क्यू है और उससे अगर आर दूरी पे अगर हम लोग देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर एक चीज दिया कि इसके सेंटर से लेकर के बी तक की दूरी और बी सेंटर से लेकर के सी तक की दूरी सेम है, और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू भी सेम है, और के तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी बराबर होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी के, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बी और सी का दूरी सेंटर से क्या है, सेम है, तो इसलिए तुम्हारा बी और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, सी वाला है। यहाँ पर ए ऑप्शन भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर ढेर सारे स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। अभी जस्ट पहले ही बताया हूं कि कोई कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, रिकॉल करो, याद करने की कोशिश करो। अभी यहाँ पर बताया, यहाँ पर जस्ट कितना होगा, जीरो ना, हाँ जीरो। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही है, मतलब ए वाला स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ए तो करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, यहाँ पर भी ए आ रहा, इसमें ए नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचा है तुम्हारा चार स्टेटमेंट और बचा है। अब चारों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी पर नहीं डिपेंड करता। करता है कि नहीं करता है, नहीं करता ना, करता है। देखो कैसे करता है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो क्या तुम्हारा ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल नहीं सही है। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, और यहाँ पर जहां पर बी ऑप्शन आया रहेगा उसको भी हम लोग कट कर देंगे। मतलब अब बच्चा दो ऑप्शन, या तो बी या तो सी, देखते हैं कौन सा होगा सही। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला द इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। बोला है कि तुम्हारा इंटीरियर कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। देखते हैं, अब समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर अंदर की तरफ हमें पता है कोई भी कंडक्टर है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, जीरो होता है। अगर हम लोग गॉस लॉ लगाया जाए, गॉस लॉ तुम्हारा क्या होता है, फ्लक्स बराबर कितना होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इनसाइड किसके बराबर होता है, ई डॉट ए के बराबर होता है।
जब ई डॉट ए के बराबर होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एरिया तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, जीरो इंटू एरिया तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू इनसाइड में कितना निकल के आ गया जीरो, मतलब अंदर की तरफ भी चार्ज कितना हो जाएगा तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? पढ़ते हैं फिर से, द इंटीरियर चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। मुझे लगता है ये ऑप्शन क्या ऐसा है, सही है ना। अब देखो ये ऑप्शन सही भी है, सही बात बोल रहा, अंदर की तरफ कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब यहाँ पर इसमें भी सी इसमें भी सी है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं। अब बात आते हैं हमारा डी वाले ऑप्शन पे। डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? डी वाला ऑप्शन देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी यहाँ पर चार्ज कंडक्टर है तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो तुम्हारा नॉर्मल होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है उससे जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा या तुम्हारा टर्मिनेट होगा वो कैसा हमेशा होता है, तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से या तो निकलेगा परपेंडिकुलर या तो तुम्हारा क्या होगा जाएगा, डिपेंड करता है इसके ऊपर चार्ज के। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से निकलेगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो तुम्हारा क्या होगा टर्मिनेट होगा। लेकिन ये कैसा रहता है हमें ये ध्यान रख के रहना है, इस पे ये होता तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है। और जब परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, डी वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ डी वाला स्टेटमेंट सिर्फ इसी में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम लोग ये वाला स्टेटमेंट को टिक मारेंगे, ये वाला ऑप्शन को क्या करेंगे कैंसल आउट करेंगे। तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ई वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। दिया क्या है ई वाला स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर। मतलब यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जीरो होगा इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर। अगर एक कोई चार्ज कंडक्टर है वहां पर उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। देखते हैं जीरो होगा कि नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर फॉर्मूला पढ़े होगे तो भी ठीक, नहीं पढ़े हो तो भी ठीक, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अभी को हम लोग बताए हैं कि अगर चार्ज कंडक्टर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा जीरो होगा। एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ते, क्या फॉर्मूला पढ़ते, ई बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी आर होता है ना। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब आएगा, कब आएगा भाई, सोचो सोचो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो आएगा, जब वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नहीं ना, कांस्टेंट पे भी तो आ सकता है जीरो, तो कोई जरूरी नहीं कि क्या नाम है पोटेंशियल तुम्हारा जीरो ही हो। पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और पहले हम लोग ये लगा भी दिए हैं कि तुम्हारा सी वाला ऑप्शन सही है। मेरे हिसाब से ये भी सवाल आप सबको समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि हमारा सवाल है जेईई मेन 2026 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है। ये हमारा इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जेईई का थोड़ा सा अलग डोमेन होता है क्वेश्चन पूछने का, नीट का अलग डोमेन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जेईई और नीट का कंबाइन सवाल कर रहे हैं 2026 में जितने आए हैं, तो टैकल करने की कोशिश करते हैं कैसे किया जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर हमारा दिया गया है एक कोई थिन हाफ रिंग है। हाफ रिंग मतलब यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग दिया गया है। अब सेमी सर्कुलर रिंग दिया गया है इसका, और इसका रेडियस हमारा दिया गया है, रेडियस तुम्हारा दिया 35 सेंटीमीटर, और यूनिफॉर्म चार्ज टोटल चार्ज कूलम क्यू। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज हो, टोटल चार्ज कितना गया है, क्यू कूलम दिया गया। और उसके बाद बोला गया द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द हाफ ऑफ द रिंग इज 100 वोल्ट पर मीटर। अब इसके वजह से इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 100 वोल्ट पर मीटर है। और कुछ दिया गया है, उसके बाद हमें फाइंड करना क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, क्या पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई भी चार्ज रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है। अब सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर इसका रेडियस आर है और इसके ऊपर हमारा जो चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लेमडा है,
तो इसके वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना होता है, 2k लैम्डा बटा r होता है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या होता है, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बटा r होता है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा यहाँ पर होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे निकाला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा बराबर होता है जो चार्ज है, चार्ज को किससे डिवाइड कर दो, जितने लेंथ में है उससे डिवाइड कर दो, तो क्यू बाई एल आ जाता है निकल करके लैम्डा। तब एक एक करके टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 100 वोल्ट पर मीटर। अगर हम लोग रेडियस को मीटर में रखें तो रेडियस को मीटर में कितना हो जाएगा, 35 दिया है, तो 35 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 10⁻⁻² मीटर हो गया। और हमें निकालना है यहाँ पर क्यू की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा कितना, क्यू बाई पूरा सरकमफ्रेंस होता है हमारा 2πr, आधा कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू आर हो जाएगा। सारा चीज इसमें पुट कर देते तो यहाँ से ई बराबर आएगा कितना, 2k लेमडा की वैल्यू क्यू अपॉन में यहाँ से पाई और ये आर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 100 है, 100 रखते हैं, 2 की वैल्यू 2 हो गई, k की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻�9 हो जाएगी, और यहाँ से q की वैल्यू हो जाएगी हमारी निकालनी है, यहाँ से पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी, और r की वैल्यू है 35 इंटू 10⁻⁻²। इसका स्क्वायर करेंगे तो 35 इंटू 35 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्योंकि वैल्यू निकालना है, ये सारा नंबर उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा Q बराबर हो जाएगा 100 इंटू 3.14 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 9 टू जा 18 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से कैलकुलेशन करने से हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 और 3.14 का मल्टीप्लाई करने पे 314 आ जाएगा, 314 गुणे 35 इंटू 35, यहाँ पर 1225 आ गया। फिर उसके बाद 10⁻⁻4 ये ऊपर जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 4 13 यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻13 आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे हमारा 18 है। अब डिवाइड कर लेते हैं 18 को 314 से, कितना आएगा हमारा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 17.44 इंटू 1225 इंटू 10⁻⁻13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को क्यू बराबर आएगा हमारा कितना, 2136400 इंटू 10⁻⁻13। इन सबको मिटाते हैं, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q की वैल्यू हमारा नैनो कूलम में निकालना है, तो हमारा आएगा 21364 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻9। अब ये -4 को डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 21364 अपॉन में 10⁻4 और इंटू में 10⁻⁻9 कूलम में आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.1364 इंटू नैनो कूलम। अब हमें ये कंपेयर करना था नैनो कूलम में, तो यहाँ से Q की वैल्यू आएगी लगभग 2.1364 आया, और हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया 2.14, तो हमारा इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल रहने वाला है, यहाँ पर दिया गया है असर्शन और रीजन वाला सवाल है, ये भी जेईई 2026 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। यहाँ पर असर्शन बोल रहा है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ए कंडक्टर डज नॉट स्टोर एनी चार्ज इनसाइड। क्या बात सही है, एक कंडक्टर है, क्या उसके अंदर कोई चार्ज स्टोर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैं बताया हूं अभी को, अगर कोई चार्ज होगा कूद के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये असर्शन तो कैसा हो गया हमारा, असर्शन हो गया सही। अब असर्शन जब सही हो गया तो ये वाला ऑप्शन गया, अब बचा ये 3 ऑप्शन। अभी 3 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा होगा, रीजन वाला देखते हैं। इनसाइड द कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम द फ्री चार्ज कैरियर if placed between the plates of capacitor
एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट। देखते हैं, यहाँ पर बोला है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में कोई चार्ज रखा गया है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है और ये ड्रिफ्ट मतलब सरकने लगता है। देखो, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यू है कैपेसिटर, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है और ये चार्ज प्लस है, तो इसको क्या करेगा, ढकेलेगा इधर की तरफ। वहीं ये माइनस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पर हमें पता भी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कितने मैग्नीट्यूड से खींचेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अंदर की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। अब समझो थोड़ा सा, ये जो फोर्स निकल के आएगा वो फोर्स किसके बराबर आएगा, क्यू इंटू ई के बराबर आएगा। तो कुछ ना कुछ फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल करेगा। और यहाँ पर ड्रिफ्ट भी, जब फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ड्रिफ्ट भी होगा। तो यहाँ पर रीजन भी कैसा है, करेक्ट है। लेकिन क्या रीजन एक्सर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देखो भाई, क्या कभी कैपेसिटर इस कंडक्टर का प्रॉपर्टी को हमारा एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या रीजन तुम्हारा एक्सर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे इससे आया होगा समझ में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।